अगर वो तय कर लें कि नहीं हमारी महिलाओं में से ये फला के अंदर टैलेंट पाया जाता है, इसको लीडर बनाकर पेश किया जाना बेचता, यकीनन आज भी आप लीडर बना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक के पीछे सारे लोग खड़े हो जाइए, वो लीडर बन जाएंगे। बहनों, बेटियों, माताओं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिना लीडर के कोई भी कारवां कहीं भेड़ की तरह बर्बाद हो सकता है। इसलिए लीडर की मौजूदगी बहुत ही ज़रूरी है। आप लीडर जब भी यहाँ से उठना होगा, मैं गुजारिश करूँगा यहाँ से लीडर बनाकर, यहाँ से लीडर प्रमोट करके आप उठिएगा। ये मेरा संदेश है। चंद बातें मैं ये कहना चाहूँगा कि देश भर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ते में रही हैं, चाहे वो विपक्ष में रही हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सारी की सारी पार्टियां संविधान विरोधी हैं। ये इलाहाबाद में कहकर जा रहा हूं, और हमारी मीटिंगें यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के साथ होनी है। ये बातें मैं उनके साथ सबूत के साथ पेश करने वाला हूँ कि सारी की सारी पार्टियां संविधान विरोधी हैं। अगर संविधान विरोधी है तो ये मान लीजिए कि वो आपकी भी विरोधी है। संविधान इस देश का ग्रंथ है। अगर वो संविधान विरोधी हैं तो आप इस देश की जनता है, आप संवैधानिक लोग हैं, आपके विरोधी भी ये सारी पार्टियां हैं। इनसे वो अच्छे दिन की उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है, कम समझी है हमारी। इसलिए यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत खराबियां हैं। आप देख रहे होंगे, बहुत सारे नेक लोगों को आपने भेजा होगा, लेकिन वो भी वहाँ जाकर के बेईमान हुआ, बदमाश हुआ है। ये मजबूरियां हैं इस सिस्टम की। जो कोयले की खान है, कोयले का गोडाउन है, और कोयले की खान में जाने वाला सफ़ेद कपड़ों में पहने हुए उसे जब रिटर्न होगा, वापस होगा, वो काला होके ही निकलना होगा। वो काला होके ही निकलता है। इसलिए यहाँ पर हम सबको गौरव फिक्र करके इस देश के अंदर स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम एक लाना होगा, और फिर देश को बताना होगा कि भाई ये ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ पर जो भी सरकारें बन रही हैं, चाहे राज्य की सरकारें बन रही हैं या केंद्र की सरकारें बन रही हैं, सारे की सारी सरकारें संविधान विरोधी हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, आने वाली जो सरकारें हैं, आने वाले जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आने वाले जो लीडर हम बनाएंगे, वो संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, संवैधानिक लीडर होना चाहिए। एक संदेश माताओं बहनों में देना चाहता हूँ। हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, हाफिजे कुरान होते हैं। इसका फलसफा क्या है, इसका मकसद क्या है, ये समझने की ज़रूरत है हमें। हम कुरान पढ़े हों ना पढ़े हों, लेकिन नमाज के ज़रिए और महफिलों के ज़रिए कहीं ना कहीं से कुरान हमें सीखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। हाफिज कुरान बनाने का मकसद आपको बताए देता हूँ। हाफिज कुरान बनाने का मकसद, बार बार तिलावत करने का मकसद यह है कि आपको जो अहकाम, आपके हक हुकूक, आपके पड़ोसियों के हक हुकूक, इस समाज के हक हुकूक, आपके हक हुकूक क्या है, ये आपने कुरान पढ़कर सीखना चाहिए। ये मकसद है बार बार तिलावत करने का, इस मकसद है हाफिज कुरान होने का। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातों से, आपके बहुत सारी जिम्मेदारियों से और बहुत सारे हक हुकूक से आप वंचित रह जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कुरान पढ़ते हो, हाफिज कुरान बनाते हो, हमारे घर का हर बच्चा संविधान का भी आलिम होना चाहिए। ये आपका स्वदेशी ग्रंथ है,
ये आपके हक हुकूक की बातें करता है, आपकी लाइफ स्टाइल तय करता है, समाज का बंधन तय करता है। हिंदुस्तानी समाज कैसे रहेगा ये हमारा संविधान तय करता है। इसलिए हमें संविधान का इल्म भी होना चाहिए, जैसे कुरान का इल्म आपको होना चाहिए। तो हमने संविधान कितना पढ़ा है, कितना समझा है? उतना ही समझा है जितना मंच से हमारे नेता ने हमें संविधान सिखाया है। अब अंदाजा लगा लीजिए क्या सिखाया होगा, आपने क्या सीखा है। नेता जब भाषण देता है संविधान के ऊपर तो सिर्फ उसी पार्ट को बयान करता है जिस पार्ट का फायदा उस नेता को होता है। उस पार्ट को छिपा दिया जाता है जिसका फायदा यहाँ बैठे हुए आम इंसान को होता है। हमारे संविधान को छिपाया गया है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने छिपाया है, यहाँ के सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों ने छिपाया है और विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने छिपाया है। आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं सुन रहा था, देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश की हिफाजत चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि संविधान को पहले समझ तो लो, तब तो बचा पाओगे। किसी चीज को बचाने के लिए पहले उसको जानना होगा, उसके बाद आप यूं ही देश संविधान बच जाएगा, और संविधान बच जाएगा तो देश भी बच जाएगा, देश बचा होगा तो हम भी बचे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे घरों में, अगर स्कूलों में, जब तक मैं डिमांड करता हूं इस महफिल से कि देश की जितनी सरकारें हैं उन्होंने संविधान को स्कूलों में कंपलसरी करना चाहिए, लाजिम करना चाहिए, ताकि बच्चा जब पढ़कर फारिग होकर आए तो जैसे बहुत इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, मास्टर होके आता है, इसी तरह संविधान का मास्टर होके आए समाज के अंदर, ताकि कोई लीडर उसको गुमराह न कर सके, फंसा न सके। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये संदेश आप लोग ध्यान में रख लीजिए। कम से कम अभी व्यवस्था नहीं है संविधान पढ़ाने की, तो अपने घरों में ट्यूशन तो करा लीजिए। ज़रूरी है आपके बच्चों को संविधान सिखाना, इसलिए ट्यूशन के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। बहनों भाइयों, मैंने कहा था कि मोबाइल अपना ऑन कर लीजिएगा, चंद लोगों ने शायद ऑन किया होगा, गुजारिश कर रहा हूं। जब आप एनआरसी का नाम नहीं सुने होंगे तब हम आसाम में एनआरसी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आसाम में रहकर देश से अपील किया है, 4 साल पहले अपील, मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, नेताओं के जरिए आप जिस एनआरसी को समझ रहे हो आसाम में कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया है आसाम का, हमारी टीम ने तलाश किया है, पूरे आसाम में एक भी बांग्लादेशी फैमिली नहीं है। मेरी आसाम के फैक्ट फाइंडिंग की वीडियो है, आप सुनिएगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को जो आसाम का रिजल्ट आता है एनआरसी की, 31 अगस्त को रिजल्ट आता है, 2 सितंबर को हम 43 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने 104 पॉइंट पर बात की है। ये आपको सुनना होगा, सुनना चाहिए। हमने किताबें पढ़ करके वो वीडियो नहीं बनाई, जमीन पर चल के लोगों के बीच चलकर काम करके हमने वो वीडियो बनाई है। बहुत कारआमद होगी आपके। आप लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो महिलाएं यहाँ पर या 150 जगहों पे देश भर में आंदोलन पर बैठी हैं, इनको दुआएं हैं कि उन्हें सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, एनआरसी आ जाती है, तो मैं कहूँगा कि आप अलर्ट भी रहिए,
सावधान भी रहिए। उस वीडियो को सुनकर कम से कम अपने डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त कर लीजिए, इतना मैं गुजारिश कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं यहां पर आपको संदेश देना चाहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मैंने 2 बार अपील किया, अपने मोबाइल ऑन करिए। 9869569280। दूसरा नंबर है 9029341778। 9869569280। दूसरा नंबर है 9029341778। नंबर देने का मकसद क्या, ये समझ। आप लड़ाई जीतोगे मुझे पता नहीं, आप लड़ाई हारोगी मुझे पता नहीं। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जेरे सुप्रीम कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले आएंगे ना हमको पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। मेरा मोबाइल नंबर देने का मकसद ये है, खुदा न खास्ता अगर एनआरसी आ गई, नोट कर लीजिए, खुदा न खास्ता अगर एनआरसी आ गई तो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच अगर जो भारतीय नागरिक है उसे विदेशी करार नहीं दे सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भारत सरकार को, उनकी तमाम चालाकियां, तुम्हारी तमाम मक्कारियां, तुम्हारी तमाम चापलूसियां, तुम्हारी तमाम हरकतें अमली को हमने आसाम में देखा है। हमारी टीम ने तैयारी कर रखी है। जिस दिन तुमने एनआरसी लागू किया, हम इनके बीच आएंगे, तुम्हारे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। अगर वाकई में ये देशी है, भारतीय है, उनके साथ जो आपने जुल्म किया आसाम के अंदर, अगर यहाँ पर जुल्म करोगे तो तुमको हम बराबर सिखाएंगे। ना कोई काम आने वाला है, ना मोदी काम आने वाले हैं, ना जो है योगी काम आने वाले हैं, ना अमित शाह काम आने वाले हैं। ये चैलेंज मैं इलाहाबाद में योगी सरकार को करके जाता हूँ। आइए ईमानदारी के साथ, अगर तुम कानूनन ईमानदारी के साथ एनआरसी लाते हो, मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था। बहनों समझ लीजिएगा, मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लाया था। मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। मैं उस एनआरसी की वकालत करता हूँ जिसको सरदार पटेल ने लाया था। मतलब ये हुआ कि आजादी के बाद जो पहली खेप में जो सरकार बनी थी वो आजादी के दीवानों की सरकार थी, आजादी के परवानों की सरकार थी, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे करके और इस देश को आजादी दिलाई थी। उनका एनआरसी तो कबूल है, मंजूर है। यहाँ मैं इस हाउस में कहकर जाता हूँ, अगर अंबेडकर की एनआरसी, मौलाना आजाद की एनआरसी, पहली सरकार की एनआरसी अगर लागू करती है तो मैं अपील करता हूँ कि उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उस एनआरसी का खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार ने खुर्द-बुर्द किया है, उसमें जहर भरा है। वाजपेयी सरकार ने उसमें जहर भरा है। ये दोनों एनआरसी का फर्क, मैं इस एनआरसी का जिसको मनमोहन सिंह ने लाया है, जिसको वाजपेयी ने लाया है, या जिसको अमित शाह या मोदी ला रहे हैं, मैं इनका खुलेआम विरोध करता हूं और चैलेंज करता हूं कि एक भी भारतीय नागरिक को तुम विदेशी बनाकर दिखाओ अगर जिंदा रहा मैं तो। क्योंकि मुझे तुम्हारी मक्कारियों का इल्म है। आसाम से तुम क्या क्या कर सकते हो वो हमने देखा है और उसका काट भी हमने तैयार कर लिया है। इसलिए मेरा मोबाइल नंबर और वो वीडियो आपने सुनना चाहिए।
दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, मुसलमान महिला यहाँ पर हैं। हम देश भर में घूम रहे हैं, जैसे कि हमने बता दिया कि लीडरशिप तलाश रहे हैं। हम मुस्लिम इत्तेहाद की भी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाजी इत्तेहाद का, सियासी इत्तेहाद का और मिल्ली इत्तेहाद की कोशिश का। आपसे गुजारिश करता हूं, आपका इख्तलाफ, आपका इंतसार ही नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। आपने इत्तेहाद की आवाज इस सरजमीन से उठाना चाहिए। देश के हर जगह पर जो धरने मोर्चे हो रहे हैं, अगर आप इत्तेहाद की आवाज उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके 90% मसले तो तुम्हारे इत्तेहाद से ही हासिल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए मेरी अपील है, उसके वीडियो में है। इत्तेहाद के फायदे आपके किचन तक जाते हैं, आपके बच्चों तक जाते हैं, आपकी गलियों तक जाते हैं, उसका फायदा, उसका भी वीडियो आप सुन लीजिए। मुकम्मल इत्तेहाद की बातें हमने, बहुत अच्छा लगेगा, जरूरी समझेंगे। मैं यही अपील करता हूं कि जिस तरह आप NRC, CAA, NPR की बातें कर रहे हैं, इत्तेहाद की भी आवाज यहां से उठनी चाहिए इस महफिल से। क्यों? अगर इत्तेहाद नहीं है, आप टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी लड़ाई जीतना आपके लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। बहनों ध्यान दीजिए, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। अगर आपके परिवार के सर 4 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में बटे जाएं तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी। अगर पूरा परिवार इकट्ठा खड़ा हो तब उसकी गिनती होगी। बहनों, माताओं, बेटियों, एक तरफ मैं राजनीति की तरफ थोड़ा ले चलता, थोड़ा देश की राजनीति 49 और 51 के आंकड़े पर टिकी हुई है। गौर करिएगा इस आवाज को। देश की राजनीति 51 और 49 के आंकड़े पर टिकी हुई है। देश के तमाम प्रोफेसर, तमाम इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आला तालीम याफ्ता लोग, अच्छी डिग्री वाले लोग बसारत खान साहब के साथ हों। गौर करिएगा, देश का तालीमी लियाकत रखने वाला क्रीम तबका सारा का सारा बसारत खान और शमशाद खान के साथ रहे, सारे वकील, सारे जज, लेकिन उनका परसेंटेज 49% का। इस्माइल बाटलीवाला के साथ सारे अनपढ़, सारे गंवार, मजदूर, किसान, महिलाएं, लूले, लंगड़े, अंधे, ये जो निचला तबका है जिसको आप निचला मानते हैं, वो इस्माइल बाटलीवाला के साथ हो, लेकिन परसेंटेज 51% हो। सरकार हम बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे। बसारत साहब, शमशाद साहब, आप लोग यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। कानून हम बनाएंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसलिए इत्तेहाद जरूरी है आपके लिए। कम से कम आप 51 के फेहरिस्त में आना होगा। अगर इस देश में आप हुक्मरान नहीं हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश को, दूसरे समाज को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका सत्ते में जाना बहुत ज़रूरी है, और सत्ते में जाने के लिए पॉलिटिकल होना ज़रूरी है, और पॉलिटिकल ताकत के लिए 2 ताकतों की बहुत ज़रूरत है, एक मनी पावर की और एक मैन पावर की। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। कितनी ताकतों की जरूरत है? 2, एक मनी पावर और एक मैन पावर, और ये दोनों ताकतें आप
से, इत्तेहाद से बड़ी आसानी से मैन पावर भी आ जाएगा आपके हाथ में और मनी पावर भी आपके हाथ में आ जाएगा। सत्ता दिल्ली की सत्ता आपके करीब होगी बहनों। आप लोग आवाज करिए, इत्तेहाद के लिए आवाज करिए, इंतजार हर हालत। दूसरा उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, माताओं, हम बहुत अच्छा घर बनाते हैं, हम बहुत अच्छे रोजगार तलाशते हैं अपने बच्चों के लिए। हम जब खाना बनाते हैं तो हमारा पहली चिंता होती है कि हमारे बच्चे को गरम तो नहीं इतना कि ये खाने से हमारे बच्चे का मुंह जल जाए, उसकी जबान जल जाए। माताएं बहनों, ये तो करती है ना। ये कोई इतना ठंडा तो नहीं है कि मेरे बच्चे को ठंड लग जाए, सर्दी हो जाए। जब आप जूता या चप्पल बाजार में खरीदने जाती हो तो ये देखती हो, उसको बार बार टटोलती हो कि ये जूता चप्पल मेरे बच्चों के पैर में चुभेगा तो नहीं और काटेगा तो नहीं। जब आप अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने जाती हो तो भी बहुत ही टटोलती हो कि मेरे बच्चे की बदन पर चुभेगा तो नहीं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल तलाशती। क्यों? उनका अच्छा भविष्य बनाने के लिए। माँ बाप की खुशियाँ उसी में है कि उसकी नस्ल, उसकी औलाद खुशहाल होकर के इस समाज के अंदर जानी जाए। लेकिन बहनों और बेटियों और माताओं और दोस्तों और भाइयों, नौजवान साथियों, ये सब करते हो लेकिन एक ही समय और कुछ इनकम मोहब्बत को फैलाने में अपना गुना है और देखा है। वो अपने लाडलों के लिए फिक्र करिए। दूसरी बात, मैं यहां से संदेश देना चाहता हूं माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवानों को कि ये कुदरत का नियम है। कोई अल्लाह के नाम से कहता हो, कोई खुदा के नाम से कहता हो, कोई ईश्वर के नाम से, कोई भगवान के नाम से, कोई गॉड के नाम से, और ये सब नहीं कोई कह पाता होगा तो ऊपर वाला मालिक के नाम से मुखातिब होता है। ये उसका कानून बनाया हुआ है, ये उसी का निजाम है कि जिस बात की ज्यादा चर्चा होगी वो बढ़ेगी। गौर करिएगा, जिस बात की ज्यादा चर्चा होगी वो बढ़ेगी। हमारे समाज में नेक लोगों की चर्चा कम कर दी गई है, बुरे लोगों की चर्चा ज्यादा की जा रही है। बुराइयों की चर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं, बुरे लोगों की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए बुरे लोग बढ़ रहे हैं। अच्छे लोगों की चर्चा कम कर दी है, अच्छाइयाँ घट रही है। गुजारिश है कि जहां आप बुरे लोगों की 10 बार चर्चा करते हैं, मैं समझता हूँ 20 बार नेक लोगों की चर्चा करें, ताकि नेक लोग इस समाज में पैदा हो, जो नेक काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको हौसला मिले और उस हौसले से वो और ताकतवर हो और उसको देख करके दूसरों पर भी असर हो और दूसरे लोग भी अच्छे काम करने की तरफ रागिब हों। आपसे गुजारिश है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरों की चर्चा ना करें, ठीक है आपकी मंशा करिए, लेकिन कुदरत के नियम का पालन करिए। जिसकी चर्चा ज़्यादा करोगी वो बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भले काम करने वालों को, नेक काम करने वालों का आप चर्चा ज़्यादा करेंगे। जब भी आपके घर में कोई नेक आदमी आता है, अच्छा आदमी आता है, अपने बच्चे से उसको परिचय देंगे कि देखिए बेटा, ये बेटी, ये देखिए फला साहब हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इससे सीख मिल रही